Hello, guys and girls. Welcome to Study Attic. I am तुषार पाठक। तो दोस्तों हमने पिछले लेक्चर में पॉलिटिकल सिचुएशन का जो बैकग्राउंड है वो देखा था कि बंगाल में क्या था। आज हम उसी की डेवलपमेंट को आगे देखेंगे जिससे हमारे को बैटल ऑफ प्लासी जो है वो क्लियर हो जाएगी। तो हम सिराजुद्दौला के जो विज़न था उससे हम शुरू करते हैं। जो सिराजुद्दौला था ना वो बहुत ही विजनरी लीडर था। वो एंटीसिपेट कर लेता था कि आगे किस सिचुएशन का रिजल्ट क्या हो सकता है। तो अंग्रेज़ों का दस्तक का मिसयूज़ करना, अपने किलों को फोर्टिफाई करना, मिलिट्री को एस्टैब्लिश करना, ये सब ना सिराजुद्दौला को पसंद नहीं आ रहा था। इसके अलावा भी ब्रिटिशर सिराजुद्दौला के राइवल्स को ना सपोर्ट कर रहे थे, जैसे कि घसीटी बेगम और कृष्ण वल्लभ को। ये दो जो थे सिराजुद्दौला के राइवल्स थे और इनको वो शरण दे के बैठे हुए थे ब्रिटिशर्स। तो ऐसे में सिराजुद्दौला ने ना अंग्रेज़ों को बहुत बार कहा कि आप ये सब एक्टिविटीज़ मत करें, इससे कन्फ्लिक्ट हमारे बीच में बढ़ सकता है। लेकिन इसके अपोजिट जब कोई मैसेंजर सिराजुद्दौला भेजता था अंग्रेज़ों के पास तो वो उस मैसेंजर की बेइज्जती करते हैं। तो इसके बाद सिराजुद्दौला ना एक अटैक लॉन्च करता है फोर्ट विलियम्स पर। अब आपको पता है कि बंगाल में जो ब्रिटिशर्स की एस्टैब्लिशमेंट थी उसका नाम उन्होंने फोर्ट विलियम्स सा रखा हुआ है, ठीक है। अब वहाँ पे 15 दिन का एक युद्ध होता है अंग्रेज़ों के बीच में और सिराजुद्दौला की सेना के बीच में। और इसमें क्या होता है, ये 1756 की बात है, अभी बैटल ऑफ प्लासी नहीं हुई। 1756 में 15 दिन का ये युद्ध होता है और इसमें सिराजुद्दौला की सेना जो है अंग्रेज़ों को हुगली रिवर के नीचे की साइड को खदेड़ देती है, लेकिन उनका पीछा नहीं करती ज़्यादा देर कि वो अच्छे से यहाँ से भागे या नहीं भागे, ठीक है। तो इसके बाद जो कलकत्ता का चार्ज है ना वो नवाब सिराजुद्दौला ने इसको सौंप दिया, मानिक चंद के पास सौंप दिया कि अब जो कलकत्ता है फोर्ट विलियम्स है इसका ध्यान अब मानिक चंद रखेगा, ठीक है। और वो रूल करेगा वहाँ पे। मतलब रिप्रेजेंटेटिव किसका होगा, वो नवाब का, नवाब सिराजुद्दौला का। उल- लेकिन अब आप ये सोचो कि क्या ब्रिटिशर्स वहाँ से सच में भाग गए थे हार मान के? तो ऐसा नहीं है। ब्रिटिशर्स अब तक ना बहुत ही ताकतवर हो चुके थे और वो इतने ताकतवर थे कि अब तो वो कोई ना कोई बहाना ढूंढने लग गए थे किसी स्टेट से लड़ाई लेने का, कि कोई ना कोई बहाना मिले और हम उस स्टेट के साथ लड़ाई करें और उसे हथिया लें। तो जब हुगली रिवर के नीचे की तरफ उनको खदेड़ा जाता है अंग्रेज़ों को, तब वे अपनी अगली लड़ाई की तैयारी में जुट जाते हैं। और ना दूसरी तरफ सिराजुद्दौला रिलैक्स बैठा रहता है। वो सोचता है कि अब अंग्रेज हार चुके हैं और दोबारा अटैक करेंगे नहीं। इसी दौरान एक इवेंट होता है, मतलब जो 1756 में अभी वॉर होके हटी है ना जो, तो इसके बाद वहीं पे इवेंट होता है जिसको हम बोलते हैं ब्लैक होल इंसिडेंट्स। तो इसमें क्या होता है, जो कलकत्ता में जो फोर्ट विलियम है ना उसमें क्या करता है वो नवाब का एक गार्ड क्या करता है कि 1756 में ही वो अटैक हुआ था सिराजुद्दौला ने जो किया था, तो बहुत सारे इंग्लिश प्रिजनर्स नेचुरली वहाँ पे रह गए थे। अब वो तो इंग्लिश को प्रिजनर बना लिया उन्होंने और कहाँ रखा गया, एक प्रिजन रूम में रखा गया। तो इस मतलब इस जो ये बात लिखी है ना, ये ब्लैक होल का इवेंट का एक सर्वाइवर था जिसका नाम था J. Z. हॉलवेल। तो वो लिखते हैं कि उस टाइम टोटल प्रिजनर्स थे 146। अब जिस रूम में उन्हें रखा गया उसकी डायमेंशंस क्या थी वो सुन लो। वो थी 18 फीट लंबा था वो रूम और 15 फीट चौड़ा था। तो वे लिखते हैं कि 20 जून थी, समर सॉलिस्टिस था और बहुत गर्मी और सफोकेशन हुई वहाँ पे, जिसके कारण सुबह होते होते सिर्फ 23 लोग बचे अगले दिन तक। तो अब ये जो सारी स्टोरी है ना सिराजुद्दौला की इमेज को मेलीफाई करने के लिए, मेलाफाइड इमेज करने के लिए उसकी। अब अगर कुछ वैसे कुछ स्टोरीज बताते हैं कि प्रैक्टिकली इतने लोग फिट नहीं आ सकते थे इस डायमेंशंस में, मतलब 146 लोग 18 बाय 15 के रूम में फिट आना उनका बड़ा मुश्किल था। अब लेकिन नवाब का क्या वहाँ पे पर्सपेक्टिव था, नवाब का कहना ये था कि वो उसके गार्ड की गलती थी, गार्ड ने वहाँ पे रखा। लेकिन हॉलवेल कहता है कि गार्ड ने जब रखा तो नवाब ने उसके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया
और जो मरने वाले इंग्लिश लोग थे उनके प्रति भी कोई टेंडरनेस शो नहीं की। तो अब पब्लिक ओपिनियन की सपोर्ट हासिल करने के लिए ब्रिटिशर्स ने ये प्रोपेगेंडा यूज़ किया और अपनी आर्मी कलकत्ता की तरफ रवाना कर दी थी। अंग्रेजों के इस एक्सपेडिशन की जो कमांड थी वो रॉबर्ट क्लाइव के हाथ में थी। रॉबर्ट क्लाइव बहुत ही क्लेवर और एबल लीडर था। एक तरफ वो फ्रेंच से युद्ध कर रहा था साउथ में, और दूसरी तरफ यहाँ पे बंगाल में अपना वो एक्सपेडिशन लॉन्च कर बैठा। ठीक है, लेकिन फिर भी दोनों को संभालेगा वो। अब रॉबर्ट रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया, पॉलिसी ऑफ कैरेट एंड स्टिक यूज करी। पहले तो उसने कलकत्ता में बैठे मानिक चंद को रिश्वत खिलाई और अपनी तरफ मिला लिया। तो कलकत्ता वापस हासिल करने के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया, सिराजुद्दौला के साथ एक ट्रीटी साइन करी। उस ट्रीटी का नाम था ट्रीटी ऑफ अलीनगर। अब ये अलीनगर नाम इसलिए था क्योंकि फोर्ट विलियम्स को 1756 में हासिल करने के बाद नवाब सिराजुद्दौला ने उसका नाम बदलकर क्या रख दिया था, अलीनगर रख दिया था। इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग सिराजुद्दौला अंग्रेजों के सारे प्रिविलेजेस और ट्रेड बेनिफिट्स को रीस्टोर कर देता है और अंग्रेजों के लॉस के लिए कंपनसेशन दे देता है। ये सब फरवरी 1757 की बात है। ठीक है, और जो बैटल ऑफ प्लासी होती है वो जून 1757 में होती है। मतलब प्लासी का युद्ध होने को भी टाइम है, उससे पहले एक ये ट्रीटी होती है जिसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ अलीनगर। इसके बाद क्लाइव उस समय नवाब के सेनापति मीर जाफर को भी कन्विंस कर लेता है कि अगर सिराजुद्दौला के खिलाफ उसकी मदद करेगा तो इंग्लिश जो हैं उसे नवाब बना देंगे। तो इस बात से मीर जाफर पहले मना करता है, बाद में वो मान गया, लालच आ गया उसको। तो मीर जाफर के साथ साथ क्लाइव ने बंगाल के ना उस समय के जो प्रोमिनेंट कुछ लोग थे ना, जो अमीर लोग थे, उनको भी अपनी इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल कर लिया। अब इन लोगों में कौन कौन इन्वॉल्व थे देखो। एक तो था नोबल था कोई जिसका नाम था राय दुर्लभ। फिर एक ना बड़ा इन्फ्लुएंशियल बैंकर था, उसका नाम था जगत सेठ। और एक ऐसा ही प्रोमिनेंट बंदा था, उसका नाम था ओमी चंद। तो ये लोग जो थे ये एज ए ट्राइटर मतलब गद्दारी करेंगे नवाब के साथ। और वैसे भी जो मीर जाफर है ना, इसको हिस्ट्री में गद्दार हिंद का टाइटल मिला हुआ है। अगर ये गद्दारी ना करता तो आज हिस्ट्री ही बहुत अलग होती, क्योंकि अंग्रेज कब्जा ही ना कर पाते। क्योंकि बंगाल पे कब्जा करने के बाद ही वो इतने प्रॉस्पेरस हुए कि उनकी हिम्मत बढ़ी आगे किसी और स्टेट्स को एनेक्स करने की। तो अब ये जो लोग रॉबर्ट क्लाइव ने शामिल किए ना, ये सब सोचते थे कि एक बार नवाब सिराज को हटा दें हम, तो उसके बाद क्या होगा कि इंग्लिश को तो हम अपनी इकोनॉमिक पावर से भगा देंगे। लेकिन वे सब इसमें नाकाम रहते हैं। ये ना बड़ी अच्छी डिप्लोमेसी खेली थी उस टाइम पे रॉबर्ट क्लाइव ने। और मीर जाफर को भी नवाब बनने के बदले में अंग्रेजों को बहुत सी रियायतें देनी थी, साथ में बहुत सारा पैसा भी देना था। एक तो ट्रेड में रियायतें मिल गई, दूसरा पैसा इंग्लिश को मिल गया। तो वो बहुत बेनिफिट गेन कर रहे थे अभी। तो युद्ध का टाइम भी आया। तो इंग्लिश की जो आर्मी थी ना, उसमें 950 यूरोपियन इन्फेंट्री थी, 100 आर्टिलरी थी, 50 इंग्लिश सेलर थे और 2100 जो थे इंडियन सिपाहीज थे साथ में, सिपाही। ठीक है, जबकि दूसरी तरफ नवाब की आर्मी जो थी उसमें 50,000 सैनिक थे जिन्हें गद्दार मीर जाफर लीड कर रहा था। अब मीर जाफर जो है नवाब को बैटल फील्ड से ना वापस मुर्शिदाबाद भेज देता है। मीर जाफर भी मुर्शिदाबाद कुछ ही देर के बाद पहुंचता है और खुद को नया नवाब वहां पे घोषित कर देता है। और ऐसे में ना सिराजुद्दौला को मीर जाफर का बेटा मार देता है। तो इस तरह से ना क्लाइव जो है वो बैटल जीत जाता है। अब मीर जाफर नवाब बन जाने के बाद अंग्रेजों को ना बंगाल के एक डिस्ट्रिक्ट जो कि जिसका नाम है 24 परगनास, इसके जमींदारी राइट्स दे देता है। मीर जाफर ने क्या किया, 24 परगना जिले के जो जमींदारी राइट्स थे वो किसको दे दिए, इंग्लिश को। ठीक है, साथ में क्या दिया, 2,34,000 पाउंड स्टर्लिंग, ठीक है, ये क्लाइव को दिए। और 50 लाख रुपए ब्रिटिश की आर्मी और नेवल ऑफिसर्स को दिए। तो बंगाल की सभी जो फ्रेंच सेटलमेंट थी ना, उन पर भी ब्रिटिशर्स का कब्जा हो जाता है तब तक, जब ये 1757 के टाइम के बाद। तो
अब हमने ये देखना है, ये तो हमने देख लिया कि बैटल ऑफ प्लासी हुई, और ये किस तरह से बैटल हुई, मतलब एक तरह से हुई ना हुई एक बराबर है, क्योंकि कॉन्स्पिरेसी हुई इसमें। मीर जाफर ने एक तरह की कॉन्स्पिरेसी में फंसाकर उसको, अ, नवाब सिराजुद्दौला को, तो उसे मरवा दिया किले में ही। तो इस तरह से मीर जाफर नया नवाब बन गया अब। और वो क्या था, इंग्लिश का पपेट था। इंग्लिश को बहुत सारी रियायतें अपना, मतलब अब वो इतना प्रॉस्पेरस एरिया उसने इंग्लिश को मतलब लुटा दिया। अब हमने इम्पोर्टेंस समझनी है इस बैटल ऑफ प्लासी की, कि क्या इम्पोर्टेंस है इस इवेंट की हिस्ट्री में। तो इट इज़ बिलीव दैट कि जो प्लासी है ना, ये ऐसा युद्ध है जो कभी हुआ ही नहीं। तो इंग्लिश, आपको पता है कि मिलिटरीली वहाँ पे आपको मैंने बताई थी कि कितनी उनकी इन्फेंट्री थी, कितने उनके सिपाहीज थे। तो वो बिल्कुल भी सुपीरियर नहीं थे एज कम्पेयर टू नवाब सिराजुद्दौला। वे जस्ट अपनी कॉन्स्पिरेसी पॉलिसीज की वजह से इतने बेनिफिट ले पाए कि उन्होंने मतलब नवाब को टॉपल कर दिया। अगर मीर जाफर और राय दुर्लभ गद्दारी ना करते तो आज देश की हिस्ट्री कुछ और होती। ये क्लाइव की डिप्लोमेसी थी जिसने उसे बिना लड़ाई के विक्टोरियस बना दिया। एक हिस्टोरियन है, वो लिखते हैं कि प्लासी एक ऐसी ट्रांजैक्शन थी जिसमें अमीर बैंकर ऑफ बंगाल ने और मीर जाफर ने मिलके नवाब को अंग्रेजों के पास बेच दिया। ये हिस्टोरियन जो लिखते हैं इनका नाम है के एम पन्नीकर। ठीक है। तो वैसे बैटल ऑफ प्लासी के बाद जो अंग्रेजों का ना ट्रेड एक तरह से लूटपाट ही समझा जाता था। मतलब वो ट्रेड कर रहे हैं, ये लूटपाट कर रहे हैं, इसमें ज़्यादा डिफ्रेंशिएशन नहीं था, इतनी मतलब एट्रोसिटीज थी उनकी। तो बैटल ऑफ प्लासी के बाद जो पहली इंस्टॉलमेंट अंग्रेजों को मीर जाफर ने दी थी वो थी 8 लाख पाउंड स्टर्लिंग के सिल्वर कॉइन्स। प्योर सिल्वर कॉइन, बुलियन आ गए अब। तो तब बंगाल जो है वो मोस्ट प्रॉस्पेरस था, इंडस्ट्रियली, कमर्शियली और इकोनॉमिकली। हर तरह से वो सबसे ज़्यादा प्रॉस्पेरस एरिया था इंडिया का। इवन कि बहुत लंबे टाइम तक जो अंग्रेजों की राजधानी थी वो भी कलकत्ता ही थी। तो यही रिसोर्सेज जो है ना, अब जो ये कमा रहे हैं, मतलब अंग्रेज हथिया रहे हैं इन एथिकल वे में, तो यही रिसोर्सेज जो हैं अंग्रेजों को आगे पूरे देश पर मेजर जीत दिलाने में हेल्पफुल होंगे। अब एक और है पर्सन, मालेसन नाम है उनका, वो लिखते हैं कि आज तक ऐसी कोई बैटल नहीं हुई जिसके परिणाम इतने ज़्यादा बड़े थे, वास्ट थे, इतने इमीडिएट थे और इतने परमानेंट रहे। ये सिर्फ एक बैटल ऑफ प्लासी है जिसके ऐसे परिणाम थे। तो ठीक है गाइस, अभी हम इसको बैटल ऑफ प्लासी को यहीं पे विराम देते हैं। हम नेक्स्ट लेक्चर में बैटल ऑफ बक्सर करते हैं, और उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में समझाता हूँ आगे की डेवलपमेंट को। सो थैंक यू, दैट्स ऑल इन दिस लेक्चर।